का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। तो हम लोग मूल्यांकन के पक्षों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में आप लोगों से पिछले वीडियो में चर्चा किया था। ज्ञानात्मक पक्ष के स्तरों को मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था, काफ़ी एग्जाम्पल्स दिए थे। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि सभी स्तरों के सभी जितने भी स्तर हैं उनके अनुसार आप लोग भी प्रश्न बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप लोग अध्यापक बनने वाले हैं तो आपको हर स्तर के प्रश्न बनाने आने चाहिए, क्योंकि प्रश्न बनाना भी अपने आप में एक कला है। और वह जो है, अगर आप सही से प्रश्न बनाते हैं तो बच्चों के विकास में यह बहुत ही मददगार होता है। तो हम लोग जो है कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा प्रश्न बनाएं जो कंसेप्ट बेस्ड हो, जिसमें हम जो बच्चे हैं वो चिंतनशील बने, जो चिंता करें और उनकी समझ बढ़े। तो इस तरीके के प्रश्न हमें बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है भावनात्मक पक्ष। चलिए देख लेते हैं इस पक्ष के बारे में। मूल्यांकन का यह दूसरा पक्ष है, जिसके अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं जो छात्रों की रुचि, अभिवृत्ति, मूल्य, दृष्टिकोण आदि के विकास से संबंधित होते हैं। अध्यापक के लिए अपने बालकों के व्यक्तित्व में भावनात्मक पक्ष का विकास करना कठिन तथा समय साध्य कार्य होता है, क्योंकि यह भावनाओं से संबंधित होता है। तो जब भी भावनात्मक पक्ष का विकास करना या मूल्यांकन करने की बात होती है तो यह काफ़ी कठिन समय साध्य कार्य होता है, और इसमें काफ़ी आपका सूझबूझ, आपकी काफ़ी मेहनत इसमें लगती है। चलिए भावनात्मक पक्ष के स्तरों को जान लेते हैं। इसमें मैंने फिर से सरल से जटिल की ओर मैंने जो स्तर है उसको अरेंज किया है। तो पहला जो स्तर है वह है ध्यान देना, दूसरा है मूल्य आंकना, तीसरा है अनुक्रिया करना, चौथा है संगठन और पांचवा है मूल्य द्वारा विशिष्टीकरण। जैसे कि मैंने ज्ञानात्मक पक्ष को भी एक एक स्तर को मैंने डिटेल से बताया था एग्जाम्पल्स के साथ, वैसे ही इस पक्ष को भी मैं एग्जाम्पल्स के साथ आपको मैं बताऊंगी, ताकि यह पक्ष बहुत ही आराम से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए पहला जो स्तर है ध्यान देना, उसको देखते हैं। अब इन दो पिक्चर्स को देखिए। इसमें एक स्टूडेंट है, जो एक लड़की है, वो बहुत ध्यान से अपनी अध्यापिका को सुन रही है, और जो दूसरा पिक्चर है उसमें भी दो बच्चियां हैं, वो भी बहुत ही ध्यान से सुन रही हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे, जो आप देखेंगे बच्चों को, वो इधर उधर खेलते रहते हैं, उनका यहाँ वहाँ वो ध्यान उनका भटकते रहता है। पर जब आप कोई इंटरेस्टिंग सा एक्टिविटी करें या कोई इंटरेस्टिंग सा आप इंट्रोडक्शन, उसमें जो आपका इंट्रोडक्शन है, आपका टॉपिक का इंट्रोडक्शन आपका बहुत ही रुचिकर होता है, तो बच्चे ध्यान देने लगते हैं कि हाँ मैडम क्या बता रही हैं, या आपके जो बच्चों के अभिभावक है वो भी कुछ ऐसा करे जिससे बच्चों का ध्यान उसमें आकर्षित हो। तो इसमें प्रस्तावना का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। इसलिए इवन टीचिंग में भी हम लोग बार बार कहते हैं कि प्रस्तावना जो है वो ऐसा होना चाहिए कि ध्यान केंद्रित कर दे एकदम। बच्चे अगर इधर उधर उनका ध्यान भी भटकता रह रहा है तो एक तरीके से वो उनकी बातों को सुनने लगे, या अगर कोई डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं टीचर या कुछ कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो तुरंत उनका जो ध्यान है वो टीचर के काम, जो भी वो काम कर रहे हैं उस पर केंद्रित हो जाए। तो ऊपर दोनों चित्रों को देखे बच्चे क्या कर रहे हैं, मैंने एक तरीके से क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। तो मेनली वह बच्चे जो हैं ध्यान देने लगे हैं, मतलब कि टीचर्स की बातों पर ध्यान देने लगे हैं। तो इसी से रिलेटेड यह स्तर है ग्रहण करना या ध्यान देना।
बालक के इस पक्ष के मूल्यांकन के अंतर्गत सर्वप्रथम यह देखा जाता है कि वह अपने अभिभावक, अध्यापकों व श्रेष्ठ जनों द्वारा दी गई शिक्षाओं या निर्देशों को कितना ध्यान देता है। ठीक है, तो मैंने जैसे कि डिस्कस किया कि बच्चे जो है वो कितना ध्यान से बातों को सुन रहे हैं, इस पे यह स्तर निर्भर करता है। चलिए आगे का स्तर देखते हैं। अब अनुक्रिया करना। अब इन सब पिक्चर्स को देखिए, इसमें क्या हो रहा है। इसमें पहले जो पिक्चर में बच्चे हाथ उठा रहे हैं, कोई टीचर क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उस हिसाब से उनको आंसर देना है, तो वो मतलब कि तुरंत हाथ उठा रहे हैं। दूसरे पिक्चर में हो सकता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो और टीचर के हेल्प से बच्चे को तुरंत कोई कंसेप्ट क्लियर हो गया है, कुछ चीज़ समझ में आ गया है। तो देखिए बच्चा कितना खुश है। और ये हम सब के साथ भी होता है कि जब हम लोग कुछ चीज़ समझ जाते हैं तो या तो हम लोग उछल जाते हैं या हम लोग बहुत खुश होते हैं, हमारे चेहरे में एक बहुत बड़ी स्माइल होती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना खुश है बच्चा कि कुछ समझ गया है। और तीसरे में भी जो अध्यापिका है, हो सकता है वो कुछ पूछ रही हो और बच्चा जो है कुछ दिखा रहा है, कुछ पॉइंट कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो टीचर जो काम कर रहे हैं, जो अध्यापक जो काम कर रहे हैं, वह उद्दीपन का कार्य हो रहा है या स्टिमुलस दे रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं जिसके प्रति बच्चे क्या कर रहे हैं, अनुक्रिया कर रहे हैं, है ना। बच्चे उसका रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो पहले तो है बच्चे ध्यान देंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे किसी भी चीज़ पर, और ध्यान केंद्रित करेंगे तो उसके बाद क्या होता है कि अगर मतलब जैसे अगर आप उस चीज़ को इतना इंटरेस्टिंग बना दे और फिर उसके बाद में उसका क्वेश्चन पूछे या कुछ आप समझाए, तो उसके बाद जो बच्चे अनुक्रिया करने लगते हैं। आप देखे होंगे क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उनके फेस से ही समझ में आ जाता है कि वो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे टॉपिक को। कभी कभी बच्चों का फेस ब्लैंक हो जाता है तो अध्यापक तुरंत ये पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि नॉर्मल मुस्कुराना, फिर हाँ जैसे मतलब कि हाँ कहना, और जैसे भौवे से कोड़ना, जैसे कई सारे फेशियल ऐसे एक्सप्रेशंस बच्चों में रहते हैं जिससे अध्यापक को समझ में आने लगता है कि उसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो टीचर्स क्या करते हैं, स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है, टीचर समझा रही है तो बच्चा बहुत खुश हो जा रहा है, या टीचर कोई पूछ रही है कि कुछ मुझे लग रहा है कुछ लोकेट करने के लिए पूछ रही है तो बच्चा कुछ पॉइंट कर रहा है। तो इस तरीके से टीचर कुछ बोलती है और बच्चा उसके प्रति अनुक्रिया करता है। तो अनुक्रिया करना क्या है, इस स्तर का उद्देश्य उन अनुक्रियाओं से संबंधित होता है जो किसी उद्दीपन के आग्रहण के कारण होती है। तो उद्दीपन का काम कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है, स्टिमुलस, और उसका रिस्पॉन्स कौन कर रहा है, बच्चा कर रहा है। आगे देखते हैं, आगे का स्लाइड, मूल्य आंकना। अब यहाँ पे जो बच्चा है वो क्या सोच रहा है, देखिए वो सोच रहा है फास्ट फूड खाने में अच्छा लगता है, ठीक है, पर सेहत के लिए हरी सब्जी ज़्यादा खाना चाहिए। बच्चा जो है अब यहाँ पे वो सोच रहा है कि ठीक है फास्ट फूड तो खाना अच्छा लगता है पर हरी सब्जी खाना सेहत के लिए अच्छा है। तो अब वो मूल्य दे रहा है। आप देखिएगा कि अगर आप कई सारे स्टोरी बुक्स रख दें बच्चों के पास तो उसमें से वह मूल्य देगा। किसी एक स्टोरी बुक को वो पहले पढ़ना चाहेगा, फिर किसी को वो अरेंज करेगा कि हाँ इस स्टोरी बुक को मुझे पहले पढ़ना है, इसको मुझे बाद में पढ़ना है, उसको तीसरे नंबर पे पढ़ना है। तो वो एक तरीके से वो किसी चीज़ को मूल्य दे रहा है। अगर उसको चॉकलेट्स दे दे तो वो कहता है कि नहीं मुझे तो ये वाला चॉकलेट पहले खाना है। हो सकता है कि उसको वो वाला मतलब कि उसमें कई बहुत ही उसको अच्छा लगता हो, फिर दूसरे नंबर पे उसका टेस्ट जो है दूसरा चॉकलेट खाना चाहे। वैसे कोई अगर स्पोर्ट्स वगैरह अगर है, हो सकता है बच्चा कहे कि मुझे क्रिकेट पसंद है, उसके बाद फुटबॉल पसंद है। अगर मतलब वो क्या कर रहा है, वो मूल्य दे रहा है। अगर उसके पास कई सारी चीज़ें हैं तो उसको वो अरेंज कर रहा है, उसको वो वैल्यूज़ जो है वो अपने अनुसार रख रहा है। हो सकता है उस चीज़ में उसको इंटरेस्ट हो
या वो मतलब कि जैसे अगर वो कई सारे किताब अगर रखी हो, वो कोई एक किताब पढ़ना चाहे तो मे बी उसका कोई प्रोजेक्ट वर्क वगैरह या कोई उसका काम उस किताब से रिलेटेड हो, तो वो पहले सोच रहा है कि मैं इसको पहले पढ़ के देख लूँ, फिर मैं दूसरे किताबों को पढ़ूँगा। तो ये क्या हो रहा है, वो एक तरीके से मूल्य आँक रहा है कि अब मुझे किस चीज़ को करना चाहिए या किस चीज़ को ज़्यादा अभी प्रेफर करना चाहिए। हम लोग भी अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को कर देखते हैं और उसको प्रेफरेंस के ऑर्डर में हम लोग रखते हैं। तो अब वो मूल्य आंकड़ा है, तो इसका हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि क्या होता है। भावनात्मक पक्ष का यह तीसरा स्तर विभिन्न वस्तुओं, कार्यों या व्यवहारों के उपयोग के मूल्य को स्वीकार करने तथा उसके प्रति एक निश्चित धारणा बनाने से संबंधित होता है। तो एक तरीके से बच्चे का धारणा है कि इसको पहले करने से मुझे फ़ायदा होगा, और फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे भी हम किसी चीज़ को कर सकते हैं, या कोई भी जो भी काम है उसको वो किस तरीके से वैल्यू दे रहा है, उसके आधार पर ये स्तर है। आगे देखते हैं। आगे है संगठन। तो संगठन में हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक व्यक्ति को अपने शहर के बाहर बहुत अच्छी नौकरी मिलती है, परंतु उनकी माँ बीमार है तथा उनकी आवश्यकता उनके माताजी को है। तो वह व्यक्ति नौकरी चुनेगा या घर में रहना तथा माँ की सेवा करना। देखिए, हमारे जीवन में कई सारे ऐसे परिस्थितियाँ आ जाती है जब दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति के लिए जॉब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसने उस जॉब के लिए पता नहीं कितने सैक्रिफाइसेस दिए हैं और कितने टाइम से वो उस जॉब को पाने के लिए कितना मेहनत कर रहा है। पर जॉब मिल गई, बट उनके फैमिली में कोई भी फैमिली मेम्बर की तबीयत ख़राब हो गई या उनकी मदर की तबीयत ख़राब हो गई, तब वो क्या करेंगे? अगर फैमिली में उनकी ज़रूरत है तो वो पेरेंट्स को चुनेंगे या नौकरी को। दोनों ही बहुत ही वैल्यूएबल है, बट चुनाव करना है दोनों में से किसी एक को। आपके साथ भी ऐसी कई सारी परिस्थितियाँ आई होंगी। और भी बाई चांस एक एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ कि कोई पुलिस में है, बट उसके भाई ने ही कुछ ऐसा क्राइम कर दिया है, तो वह अपने भाई को बचाएगा या पुलिस का जो उसका सर्विस है उसके प्रति ईमानदार रहेगा। तो मतलब इस तरीके से कई सारे आपके पास सिचुएशंस आते हैं जो आपको बहुत मतलब उस सिचुएशन में आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो तो इसी से रिलेटेड यह स्तर है। इस स्तर का उद्देश्य है कि मूल्यों का संगठन इसमें किया जाता है और मौलिक भावनाओं का विकास किया जाता है। छात्रों के सामने ऐसी परिस्थितियाँ आती है, ध्यान से देखिए, छात्रों के सामने ऐसी परिस्थितियाँ आती है जिनमें एक से अधिक मूल्य होते हैं। आपके पास कई सारे सिचुएशन आएंगे जिसमें कई सारे सिचुएशन में काफ़ी मतलब 2, 3, 4 जो भी सिचुएशन आ रहे हैं वो सभी वैल्यूएबल हैं। ऐसी परिस्थितियों में छात्रों को उन मूल्यों को एक क्रम में व्यवस्थित करना होता है। मतलब कि एक तरीके से क्या हमें करना चाहिए उस सिचुएशन में, कौन सा मुझे मूल्य चुनना चाहिए, मेरे लाइफ में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस स्तर में ये काफ़ी ऊपर का लेवल का है। आप सरल से जटिल की ओर जा रहे हैं। इस स्तर में एक तरीके से डिसीजन मेकिंग होता है कि मुझे इस टाइम मुझे करना क्या चाहिए, किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए। आगे चलते हैं। मूल्य द्वारा विशिष्टीकरण। अब कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं इसमें। एक व्यक्ति कहता है मैं सिर्फ शाकाहारी भोजन लूँगा। एक व्यक्ति कहता है मैं पूरा जीवन देश सेवा में लगा दूँगा। और एक व्यक्ति द्वारा कहा जाता है मैं वह हर प्रयास करूँगा जिससे मैं यहाँ पे हो गया है, मैं आप कर लीजिएगा, मैं एक अच्छा अध्यापक बन सकूं।
तो इन सब एग्जाम्पल्स में क्या समझ में आ रहा है? क्या कुछ मूल्य व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग बन चुके हैं? आपको क्या लगता है? तथा वह उन्हीं मूल्यों के अनुरूप कार्य करने की कोशिश कर रहा है। मतलब कुछ एक ऐसा वैल्यू है जो उसके पूरे लाइफ को डिफाइन कर रहा है। जैसे कि अगर गांधी जी को कहा जाए, वो अहिंसा और सत्य के राह पे चलते थे। जब भी गांधी जी का मतलब फेस आता है हमारे सामने, तो ये दो बातें हमेशा हमारे सामने आती हैं। जब भगत सिंह का फेस आता है तो क्रांतिकारी एक इमेज हमारे सामने आता है। तो मूल्य द्वारा विशिष्टीकरण, इसका मतलब एक वैल्यू है आपके लाइफ में, उसको आपने जीवन में ऐसा उतार दिया है कि वही आपकी पर्सनालिटी बन चुकी है और उसी से आप अभी, उसी के लिए ही आप अभी जी रहे हैं और उसी मूल्य के साथ ही अपने लाइफ को आगे बढ़ते हैं, उसी मूल्य के साथ आप बढ़ते हैं आगे। तो थोड़ा देख लेते हैं कि ये है क्या। यह भावनात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर है, ये सबसे ऊपर के लेवल का स्तर है। इस अंतिम स्तर का उद्देश्य है मूल्य को चरित्र का अंग बनाना, अर्थात स्वभाव का निर्माण करना। इसका मतलब कि व्यवहार जो है बिल्ट हो चुका है, अब व्यवहार बन चुका है। अब वो उसे समझ में आ गया कि मुझे किन मूल्यों के साथ अपने ज़िंदगी को जीना है। स्पष्ट है कि व्यक्ति स्वीकार किए गए मूल्यों के अनुरूप कार्य करता है तथा इन मूल्यों का व्यक्ति के ऊपर प्रभाव इतना स्पष्ट होता है कि व्यक्ति का व्यवहार इन मूल्यों द्वारा विशिष्ट रूप में प्रस्तुत होता है। तो वो प्रस्तुत जब होते हैं तब उनके जो वैल्यूज़ है बहुत साफ और स्पष्ट तरीके से उनके व्यक्तित्व में दिखता है। तो इसी से मेरा जो भावनात्मक पक्ष का लेक्चर है वो समाप्त होता है। आगे के लेक्चर में हम लोग कौशलात्मक पक्ष के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए, आगे के लेक्चर के लिए आप सभी का धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।